इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। यानी इस अध्याय 3 के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। और इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर हैं उन दोनों चैप्टरों के प्रश्न उत्तर मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर दोनों चैप्टरों के प्रश्न उत्तरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को करेंगे। तो ये दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ये पेज नंबर 41 पर ही है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? क्या है? स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृत के लिए इनका क्या महत्व है? प्रश्न क्या है? स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृत के लिए इनका क्या महत्व है? यह है प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा, स्थल रूपों के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। स्थल रूपों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। वो प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वत है, पठार है और मैदान है। सबसे पहले देखें पर्वत। पर्वत मुख्यतः ऊंचे होते हैं। पर्वत कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं। आसपास के परिदृश्य की तुलना में वे हिमालय महत्वपूर्ण है। यानी आसपास की अगर तुलना करें तो हिमालय पर्वत है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे खनिज और वन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। वन हमें क्या देते हैं? खनिज देते हैं और वन जैसे संसाधन भी देते हैं। बहुत से लोग पहाड़ों में रहते हैं। बहुत से लोग कहाँ पर रहते हैं? पहाड़ों में। और उनकी अक्सर अनूठी संस्कृतियां और परंपराएं होती है। यानी उनकी जो अक्सर अनूठी संस्कृतियां होती हैं, परंपराएं होती है। पहाड़ पर्यटन के लिए भी लोकप्रिय है। पहाड़ किसके लिए लोकप्रिय है? पर्यटन के लिए, यानी कि जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। क्योंकि लोग लंबी पैदल यात्रा, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग, क्या है? पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते। हिमालय न केवल सुंदर है बल्कि भारत में कई लोगों के लिए पवित्र भी है। हिमालय सुंदर ही नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है। अब आगे है पठार। ये समतल क्षेत्र है। पठार कैसे होते हैं? समतल क्षेत्र है। जो आसपास की जमीन से ऊपर उठे हुए पठारों में 2 तरह की जमीन होती है। पठार कैसे होते हैं? आसपास की जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं और पठारों में 2 तरह की जमीन होती है, पथरीली और काली मिट्टी। कैसी होती है? पथरीली होती है और काली मिट्टी होती है। खेती के लिए पथरीली मिट्टी की तुलना में काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। यानी कि पथरीली मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है और काली मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। वे खनिजों से समृद्ध हैं। यानी इनमें क्या पाया जाता है? खनिज पाए जाते हैं। उन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। अफ्रीकी पठार में हीरा और सोना पाया जाता है। अफ्रीकी पठार में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है और सोना पाया जाता है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लौह, अयस्क, कोयला और मैग्नीज के विशाल संसाधन पाए जाते हैं। यानी कि जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार, उसमें क्या है? लौह, अयस्क, कोयला और मैग्नीज के विशाल संसाधन पाए जाते हैं। पठारों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली और संस्कृतियां मैदानों या पहाड़ों की तुलना में अलग हो सकती है। यानी कि जो पठारों में लोग रहते हैं उनकी जो संस्कृतियां होती हैं मैदान में रहने वाले लोगों से अलग हो सकती है। अगला है मैदान। ये समतल या हल्के उतार चढ़ाव वाली सतह होती है। मैदान कैसे होते हैं? हल्के उतार चढ़ाव वाली, समतल भी होती है और हल्के उतार चढ़ाव वाली भी सतह होती है। मैदान कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैदान किसके लिए महत्वपूर्ण है? कृषि के लिए, क्योंकि उनमें आमतौर पर उपजाऊ मिट्टी होती है। मैदानों में क्या होता है? ज्यादातर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो फसल उगाने के लिए अच्छी होती है। इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। मैदान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का भी पोषण करते हैं। कई शहर मैदानों पर बनाए जाते हैं। जो शहर है वो कहाँ बनाए जाते हैं? ज्यादातर मैदानों पर बनाए जाते हैं।
क्योंकि उन पर यात्रा करना आसान होता है और वहाँ सारे संसाधन होते हैं। भारत में गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। भारत में जो गंगा का मैदान है सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और यहाँ बड़ी आबादी रहती है, यानी कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जमीन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। प्रश्न क्या है, प्रत्येक स्थल के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। तो इसका उत्तर हुआ पर्वत। यानी पहले पर्वत के लिए देखें पर्वतीय क्षेत्रों में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और क्या क्या इसमें अवसर है। तो यहाँ हो गया चुनौतियां, भारी बर्फबारी और ठंडे तापमान जैसी कठोर मौसम के कारण पहाड़ों में रहना कठिन हो सकता है। यानी कि यहाँ क्या होता है, भारी बर्फबारी होती है और तापमान कम होता है, यानी ठंडा मौसम होता है, इस वजह से यहाँ रहना थोड़ा कठिन होता है। भोजन, पानी और अन्य आपूर्ति प्राप्त करना भी कठिन हो सकता है। यानी कि यहाँ भोजन प्राप्त करना, पानी प्राप्त करना और अन्य जरूरतों के सामान प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि भूभाग बड़ी ढलान वाला है। भूभाग कैसा होता है, बड़ी ढलान वाला होता है और नौचालन करना मुश्किल है। और क्या है, नौचालन करना मुश्किल हो जाता है। अब देखेंगे अवसर, पहाड़ पर्यटन के लिए खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और अवसर पेश करते हैं। यानी कि पहाड़ क्या होते हैं, पर्यटन आते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटन आते हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य होता है ये। कुछ पर्यटक पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण जैसे खेलों के लिए भी पहाड़ों पर जाते हैं। यानी इनके लिए भी पहाड़ों पर जाते हैं। लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा करने के लिए भी इन ऊंचे इलाकों में यात्रा करते हैं। किस लिए, तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए भी इन इलाकों की यात्रा करते हैं। ये उनकी आय के मुख्य स्रोत है। ये क्या होता है, इनसे आय बढ़ती है, यानी पैसे की कमाई होती है। अब देखें पठार के लिए, यानी पठार में क्या चुनौतियां होती है, क्या अवसर होते हैं। तो पहले देखें चुनौतियां। पठार में पानी की आपूर्ति, परिवहन की कमी, उपजाऊ भूमि का न होना जैसी चीजें सीमित हो सकती है। यानी कि वहां पानी की कमी हो सकती है, परिवहन यानी आने जाने का जो साधन होते हैं कम हो सकते हैं, उपजाऊ जमीन कम हो सकती है, ये सीमित मात्रा में हो सकती है, यानी ये कम मात्रा में हो सकती है। इससे लोगों के लिए फसल उगाना या पशुपालन मुश्किल हो जाता है। यानी कि इस वजह से क्या हो सकता है, यहाँ फसल उगाना और पशुपालन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मौसम भी बहुत खराब हो सकता है। यहाँ का मौसम कैसा हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, जिसमें गर्मियां गर्म और सर्दियां ठंडी होती है। यानी गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक ठंडी पड़ती है, अधिक सर्दी पड़ती है। अब देखें यहाँ के अवसर। हालांकि पठारों में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है। पठारों में क्या होता है, जो खनिज होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका खनन किया जा सकता है। जिनका क्या किया जा सकता है, खनन किया जा सकता है। पठारों में अनेक झरने हैं। पठारों में क्या है, अनेक झरने। ये झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। झरने क्या करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते। यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए आय का स्रोत है। ये क्या है, इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी कमाई का ये स्रोत है। अब देखें मैदान के लिए, यानी मैदानी क्षेत्रों में चुनौतियां क्या होती है, अवसर क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं चुनौतियां। कुछ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है। कुछ मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आती है। खास तौर पर वर्षा के मौसम में मिट्टी का कटाव भी एक समस्या हो सकती है। खास तरह से क्या होता है, जो बारिश का मौसम होता है उसमें मिट्टी का कटाव हो सकता है, जिससे खेती प्रभावित हो सकती है। जिससे क्या हो सकता है, खेती प्रभावित हो सकती है, फसल प्रभावित हो सकती है। हाल ही में मैदानी इलाकों में प्रदूषण भी एक समस्या बन गया है। मैदानी इलाकों में क्या होता है, जो प्रदूषण है वो भी एक समस्या है।
आगे है अवसर। अवसर में है मैदानी इलाके कृषि के लिए एक आदर्श है, यानी कि मैदानी इलाकों में कृषि ज्यादा की जाती है, जिसका अर्थ है कि लोग बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं। मैदानी इलाकों में क्या होता है, जो किसान होते हैं ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सकते हैं। इससे आबादी बढ़ती है। इससे क्या होता है, आबादी बढ़ती है और शहरों का विकास होता है। समतल भूमि परिवहन को भी आसान बनाती है। समतल भूमि क्या करती है, परिवहन को आसान बनाती है, यानी वाहनों का आना जाना आसान होता है समतल भूमि पर, जो व्यापार और यात्रा के लिए अच्छा है। ये किसके लिए अच्छा है, व्यापार और यात्रा के लिए अच्छा है। आगे आइए पता लगाएं। ये है प्रश्न 42, यानी कि पेज नंबर 42 पर। प्रश्न है, कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाए। क्या करना है, कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 विद्यार्थियों या फिर 5 विद्यार्थियों का समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। और क्या करना है, और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करना है। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है, यानी कि आपने जो भूमि देखी वो किस प्रकार की दिखाई देती है। क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कुछ किलोमीटर इधर उधर चलने पर जो दृश्य भूमि यानी जो आपने भूमि देखी उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा, यानी कि 50 किलोमीटर चलने पर भूमि में कोई बदलाव होगा। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए और अलग अलग समूहों ने जो जानकारी दी है उन समूहों के साथ इस जानकारी की तुलना करनी। तो इसका उत्तर होगा, मेरे स्कूल के आसपास का परिदृश्य समतल है। मेरे स्कूल का जो आसपास का परिदृश्य है वो कैसा है, समतल है। नहीं, जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे गंगा नदी का मैदान मिलता है, यानी कि जैसे आगे जाता हूँ तो क्या मिलता है, गंगा नदी का मैदान मिलता है जो उपजाऊ है। गंगा नदी का मैदान कैसा होता है, उपजाऊ, और इस क्षेत्र में फसलें उगाई जाती है। उसमें क्या होता है, फसलें उगाई जाती है। जब मैं 50 किलोमीटर आगे जाता हूँ तो परिदृश्य पहाड़ी क्षेत्र या हिमालय पर्वत की तलहटी बन सकता है, यानी कि 50 किलोमीटर आगे जाता हूँ तब क्या बनता है, परिदृश्य है वो पहाड़ी क्षेत्र बन सकता है, हिमालय पर्वत की तलहटी आ सकती है यानी बन सकती है। आगे इसका दूसरा प्रश्न यानी प्रश्न 2 है, किन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, दिल्ली से शिमला की यात्रा। कहाँ की यात्रा है, दिल्ली से शिमला की यात्रा। दिल्ली से शुरू करते हुए परिदृश्य बहुत शहरी है, यानी जब दिल्ली से यात्रा शुरू की तो जो परिदृश्य कैसा था, शहरी था, यानी शहरी शहर मिले थे, जिसमें बहुत सारी इमारतें, सड़कें या व्यस्त गलियां हैं। जैसे जैसे मैं दिल्ली से निकलकर हरियाणा जैसी जगहों की ओर बढ़ूंगा, यानी दिल्ली से निकलकर जैसे ही मैं हरियाणा की तरफ बढ़ूंगा मुझे खुले मैदान और खेत दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई देगा, खुले मैदान दिखाई देंगे और खेत दिखाई देंगे, क्योंकि यमुना नदी के मैदान में उपजाऊ मिट्टी है। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि जो यमुना नदी का मैदान है कैसा है, उपजाऊ मिट्टी है उसमें। जैसे जैसे मैं हिमालय की तलहटी के करीब पहुंचूंगा मुझे छोटी छोटी पहाड़ियां और घाटियां दिखाई देंगी। तब क्या दिखाई देगा, छोटी छोटी पहाड़ियां और घाटियां दिखाई देंगी। और सड़कें ऊपर नीचे घुमावदार हो सकती है। सड़कें कैसी हो सकती हैं, ऊपर नीचे और घुमावदार हो सकती है। जब आप शिमला के और करीब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, शिमला के और करीब, तो परिदृश्य खूबसूरत पहाड़ों में बदल जाएगा। तब आपको क्या दिखाई देने लगेंगे, खूबसूरत पहाड़ दिखाई देने लगेंगे। आपको ऊंची हरी भरी पहाड़ियां और कुछ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देंगी।
तब आपको क्या दिखाई देगा? हरी भरी पहाड़ियां और कुछ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देंगी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे आइए पता लगा है। ये है प्रश्न 49, यानी पेज नंबर 49 पर है ये। प्रश्न 1 है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों के माध्यम से चित्र 3.6 पृष्ठ 50, यानी कि आपकी बुक में चित्र 3.6 दिया है पृष्ठ 50 पर, यानी कि पेज नंबर 50 पर। उसे आप देखें। पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है, यानी कि पर्वतों पर जो लोग रहते हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौती आती है उनके बारे में दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए। क्या करना है? कक्षा में समूह बनाकर उन पर चर्चा करनी है और प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। और क्या करना है? जितनी भी आकृतियां दी हैं उन सभी पर एक एक अनुच्छेद लिखना है। सबसे पहले भूस्खलन, जो कि आप पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 50 पर चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है? भूस्खलन। तो भूस्खलन तब होता है जब पहाड़ से अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी या पत्थर गिरते हैं। भूस्खलन कब होता है? जब पहाड़ से अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी या फिर पत्थर गिरते हैं। भारी बारिश या भूकंप के बाद ऐसा हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? या तो भारी बारिश हो या फिर भूकंप आए, तब ऐसा हो सकता है, यानी तब भूस्खलन हो सकता है। घर नष्ट होते हैं। क्या होता है? तब घर नष्ट होते हैं। परिवार और पशु की हानि हो सकती है। परिवारों की और पशुओं की हानि हो सकती है। लोगों को ऐसी जगहों से सावधान रहने की जरूरत होती है। लोगों को क्या होता है? ऐसी जगहों पर सावधान रहने की जरूरत होती है जहां उनके घर और खुद के लिए भूस्खलन की संभावना है, यानी कि जहां पर भूस्खलन की संभावना होती है वहां लोगों को सावधान रहने की जरूरत होती है। अगला है आकस्मिक बाढ़, यानी कि अचानक आने वाली बाढ़। आकस्मिक बाढ़ एक अचानक और तीव्र बाढ़ है। आकस्मिक बाढ़ कैसी है? अचानक आने वाली और तीव्र बाढ़ है, यानी कि तेजी से आने वाली, जो पहाड़ों में भारी बारिश और बादल फटने के बाद आ सकती है। ये पहाड़ पे कब आती है? या तो भारी बारिश हो या फिर बादल फट जाए। पानी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसमें क्या होता है? पानी बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जिससे लोगों का बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। जिससे क्या होता है? लोग उसमें से बच नहीं पाते, यानी बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। अचानक आने वाली बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंचता है। क्या होता है? अचानक जो बाढ़ आती है उससे घरों को भी नुकसान पहुंचता है। सड़कें बह सकती है। सड़कें भी बह सकती हैं और यहाँ तक के लोग घायल भी हो सकते हैं। यहाँ तक लोग हैं घायल भी हो जाते हैं और कई बार तो लोग मर भी जाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मौसम की चेतावनी से आकस्मिक बाढ़ के बारे में पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आकस्मिक बाढ़ के बारे में। अगला है अनियंत्रित पर्यटन। क्या है? अनियंत्रित पर्यटन, यानी कि ज्यादा संख्या में पर्यटनों का आना। अनियंत्रित पर्यटन का अर्थ है कि बहुत अधिक पर्यटक उचित प्रबंधन के बिना पहाड़ों पर आते हैं, यानी कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं एक साथ आ जाते हैं बिना प्रबंधन के, बिना सुरक्षा के। इससे प्रदूषण, पर्यावरण को नुकसान और भीड़ भाड़ की समस्या हो सकती है। इससे क्या होता है? प्रदूषण बढ़ सकता है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और भीड़ भाड़ की समस्या भी हो जाती है। इससे पानी, भोजन और यातायात की भीड़ जैसे स्थानीय संसाधनों पर भी दबाव पड़ सकता है। पर्यटकों की भीड़ भाड़ से स्थानीय लोगों की संस्कृति प्रभावित होती है। अगला है हिमस्खलन। क्या है? हिमस्खलन। हिमस्खलन तब होता है जब पहाड़ की ढलान से अचानक बड़ी मात्रा में बर्फ या चट्टानें गिरती है। ये कब होता है? पहाड़ों से अचानक, पहाड़ों की जो ढाल होती है वहां से बड़ी मात्रा में बर्फ या चट्टानें गिरती है। पहाड़ों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हिमस्खलन घरों को नष्ट कर सकता है,
यानी हिमस्खलन क्या कर सकता है, घरों को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है और सड़कों को अवरुद्ध कर सकता है। और सड़कों को कैसा कर देता है, अवरुद्ध, यानी कि सड़कें बंद हो जाती है, जिससे लोगों को मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो रोड ही बंद हो जाएंगे, सड़क बंद हो जाएंगी, तो लोगों को मदद कैसे मिलेगी, वो मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को, आगे है, हिमस्खलन के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि हिमस्खलन के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए जहां पर ये लोग रहते हैं उनको, और सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है भारी बर्फबारी। भारी बर्फबारी का कारण सड़कें अवरुद्ध होने से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। यानी कि जब भारी बर्फबारी होती है तो क्या होता है, सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, सड़कें रुक जाती है। इससे लाने ले जाने का जो सामान है वो नहीं ले जाया जा सकता, यानी आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बर्फ के कारण छतें भी गिर सकती है, और बर्फ के कारण क्या हो सकता है, छतें भी गिर सकती है। अगला है बादल फटना। बादल फटना एक अचानक होने वाली घटना है। बादल फटना कैसी घटना है, एक अचानक होने वाली घटना है, जिसके कारण बहुत कम समय में भारी बारिश हो सकती है। जिसमें क्या होता है, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, ये विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि खड़ी ढलानों के कारण पानी तेजी से नीचे की ओर बढ़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, खड़ी ढलान होती है, और खड़ी ढलान होने के कारण जो पानी है एक साथ नीचे आता है, तेजी से बढ़ता है। बादल फटने से बाढ़ आ सकती है, और क्या होता है, बादल फटने से बाढ़ आ सकती है। फसलें नष्ट हो सकती है, मानव और पशुओं की हानि हो सकती है। यानी इसमें मानव भी खत्म हो जाते, मारे जाते हैं, और पशु भी मारे जा सकते हैं। अगला है ठंडा मौसम। पहाड़ों पर ठंडा मौसम बहुत कठोर हो सकता है। पहाड़ों पर जो ठंडा मौसम कैसा हो सकता है, बहुत ही कठोर हो सकता है। इससे तापमान जम सकता है, इससे तापमान जम सकता है, यानी बहुत कम हो जाता है, जो असुविधाजनक हो सकता है। लोगों की सुरक्षा रखने के लिए अपने घरों में गर्म कपड़े और गर्मी की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में अनाज उगाना और संसाधनों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है। ये हो जाएगा ठंडे मौसम के। अगला है यानी प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग यहाँ क्यों रहते हैं। यानी कि ये भी विचार करना है कि पर्वतों पर इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं, तब भी लोग यहाँ क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इन चुनौतियों के बावजूद कई लोग पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इसका पहला कारण है ताजी हवा, यानी कि यहाँ ताजी हवा मिलती है। हवा प्रदूषित गैसों और धूल कणों से काफी हद तक सुरक्षित मिलती है। यानी कि यहाँ प्रदूषित हवा नहीं मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है, और जो धूल में कण होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इससे उनका स्वस्थ जीवन बढ़ता है, यानी इससे क्या होता है, उसका स्वास्थ्य जीवन बढ़ता है, जीवन जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, और श्वसन संबंधी बीमारियां कम होती है, और सांस से संबंधित जो बीमारियां हो रहे हैं वो बहुत ही कम होती है। अगला कारण है प्राकृतिक सौंदर्य, यानी प्रकृति की सुंदरता। एक प्राकृतिक सुंदरता और ध्वनि प्रकाश प्रदूषण नहीं, यानी कि यहाँ सुंदरता जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, और बल्कि शांतिपूर्ण जीवन है। यहाँ पर क्या है, शांतिपूर्ण जीवन होता है। आगे है अगला कारण है बाह्य गतिविधियां, यानी कि बाहरी गतिविधियां। पहाड़ों पर बाह्य यानी कि बाहरी गतिविधियां अन्य स्थलों में भिन्न होती है, जैसे चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, और है स्कीइंग और पैदल यात्रा। ये हो जाएगा बाहरी गतिविधियों में। अगला है पर्यटन। पहाड़ी क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। इससे वे वहां बहुत पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं,
वो वहां बहुत पैसा खर्च करते हैं। पर्यटन उनकी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। पर्यटन क्या करता है? उनकी वहां जो लोग रहते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है। हिंदुओं का मानना है कि संगम इन नदियां में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं का मानना क्या है? यानी संगम जैसी नदियां, संगम है, गंगा है, इनमें नहाने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और क्या सोचते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये हो जाएगा पर्यटन में। यानी कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनको हम 2 भागों में खत्म करेंगे। तो पहले भाग में रखते हैं इतना ही। इससे आगे हम करेंगे दूसरे भाग में, यानी इससे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।